हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस जो कि जीएस बूस्टर सीरीज़ की क्लास रहेगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सुबुक्तगीन किस वंश का शासक था। ठीक है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अलावा जो भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा वो सब आप ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर जो भी डिस्कस किया जाएगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबुक्तगीन किस वंश का शासक था? गजनी वंश का, यामिनी वंश का, शमसी वंश का या फिर इलवारी वंश का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों एक ही हैं। गजनी वंश को ही यामिनी वंश भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, गजनी वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? सुबुक्तगीन नहीं था। ठीक है, इसका फाउंडर होता है, सुबुक्तगीन का ससुर होता है। ठीक है, अल्पतगीन। जो अल्पतगीन होता है इसका दामाद भी होता है सुबुक्तगीन और गुलाम भी होता है। राइट, तो सुबुक्तगीन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो इसने किया था 986 ईस्वी में। राइट, अच्छा, और प्लेस कौन सा है सुबुक्तगीन का, मतलब कहाँ से ये आया था? तो ये आया था गजनी से। ठीक है, वंश का नाम भी गजनी ही है, गजनी या फिर यामिनी। ठीक है, दोनों एक ही बात है और जगह का नाम भी गजनी है। राइट, आज के अफगानिस्तान में पड़ता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के बाद कसम खाई थी कि वह वर्ष में एक बार भारत पर आक्रमण करेगा? ठीक है, कि जैसे वो राजा बना तो उसने राजा या शासक कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसने कसम खाई कि वो वर्ष में एक बार भारत पर आक्रमण करेगा ही करेगा। ठीक है, सुबुक्तगीन ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनबी ने या फिर बलबन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी ने। ठीक है, तो महमूद गजनबी जब ये शासक बनता है, सिंहासन पर बैठता है, तो इसने कसम खाई थी। ठीक है, और ये भारत पर 17 टाइम्स अटैक करता है, 17 बार आक्रमण करता है, 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक। ठीक है, 17 बार आक्रमण करता है। एम क्या था इसका, क्यों आक्रमण करना चाहता था? धन को लूटना और जितनी भी हमारी मूर्तियाँ थी या हमारे मंदिर थे उनको नष्ट करना, ये इसका एम था। ठीक है, एक भी अच्छा एम इन लोगों ने पाल के नहीं रखा था। ठीक है, इसको जो महमूद गजनबी है इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यू भी बोला जाता है। ठीक है, इनका उद्देश्य था कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, धर्मस्थल हैं, वहाँ से धन लूटो, मंदिरों को तोड़ दो और वहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यू किसे बोला जाता है? महमूद ऑफ गजनी को या महमूद गजनबी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हिंद का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्चुअली लड़ा गया था पेशावर में। ठीक है, तो वह हिंद का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी के बीच में, या महमूद गजनबी और जयपाल के बीच में, या फिर जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में, या फिर महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बीच में? तो ये लड़ा गया था महमूद गजनबी और जयपाल के बीच में। राइट, वह हिंद का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस युद्ध में महमूद गजनबी जीत जाता है और जयपाल हार जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जयपाल को ऐसे उलाहना देता है। ठीक है, उसकी बेइज्जती करता है, तो जयपाल फिर सुसाइड कर लेता है बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? ठीक है, किसने लिखी थी किताब उल हिंद? फिरदौसी ने, अलबरूनी ने, उतबी ने या फिर वहागी ने? तो ये लिखी थी अलबरूनी ने। ठीक है, अलबरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद। इसने एक और बुक लिखी थी। ठीक है, तारीख ए हिंद। 2 बुक्स लिखी हैं इसने, अलबरूनी ने, किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद। राइट, अच्छा, अगर बात करें फिरदौसी की,
तो फिरदौसी ने, अच्छा ये जितने भी हैं चारों राइटर हैं, ठीक है, ये चारों के चारों राइटर जो हैं महमूद गजनवी के राइटर होते हैं, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक होते हैं, उसके दरबार में बोल सकते हैं आप, ठीक है, उसी के लेखक होते हैं ये। तो अलबरूनी ने 2 बुक्स लिखी थी, किताब उल हिंद और तारीख़ हिंद, और फिरदौसी ने लिखी थी आपकी शाहनामा, ठीक है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी के नाम, बुक्स के नाम भी और राइटर के नाम भी, ठीक है, तो इनको याद रखना है या नोट डाउन कर लेना है कहीं पे, ठीक है। उत्बी भी राइटर था, और वहागी ने एक बुक लिखी थी, तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है। फिरदौसी और अलबरूनी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक या राजा कौन था? भीम द्वितीय था, मूलराज द्वितीय था, या फिर भीम प्रथम था, या फिर मूलराज प्रथम था? तो इसका राइट आंसर भी ये मैंने कन्फ्यूज़न के लिए डाला है, ठीक है। तो भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय दोनों एक ही हैं, ठीक है, और ये चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है गुजरात पे, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे, तो उस समय वहाँ का राजा होता है मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है कि जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है गुजरात पे, तो मूलराज द्वितीय गौरी को भगाता है वहाँ से, ठीक है, और माउंट आबू कहाँ है आपका? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान तक, माउंट आबू तक ये भगाता है इसको, और वहाँ पे इसको पकड़ता है और बंदी बना लेता है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती इसकी माँ ने करी है, ठीक है, मूलराज द्वितीय ने, मैं तो इसको गलती ही बोलूँगी, ठीक है। इसकी माँ बोलती है इसको कि इसको मोहम्मद गौरी को छोड़ दे, और ये छोड़ देता है, ये सबसे बड़ी गलती रही है, ठीक है। वहीं पे मार देता तो आगे कितने सारे युद्ध नहीं होते, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई कि गुजरात आक्रमण के समय राजा कौन था, तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। अच्छा, मोहम्मद गौरी ने ठीक है, ये युद्ध जो हुआ था आपका वो 1178 में हुआ था शायद, ठीक है, और 1179 में फिर मोहम्मद गौरी जो है ये सिंध पर और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। अगर मार दिया होता तो ये इसके कब्जे में नहीं आते, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने 1175 में 1175 में अटैक किया था, ठीक है, सबसे पहले। गुजरात से पहले भी इसने 1175 में आक्रमण किया था। इसने कहाँ पे किया था, ठीक है, 1175 में इसने कहाँ पे किया था? मुल्तान में, ऑब्वियसली आज के पाकिस्तान में है मुल्तान, ठीक है। तो मुल्तान में करमाथी मुसलमान रहते थे, ठीक है, करमाथी मुस्लिम रहते थे, ठीक है, उन पे इसने अटैक किया था 1175 में, ठीक है। उसके बाद 1178 में 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, और 1179 में इसने सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की? ठीक है, ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, या फिर सुबुक्तगीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1192 में, आपको पता है, तराइन का सेकंड बैटल लड़ी गई थी, तराइन की, और किस किस के मध्य में लड़ी गई थी ये? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। 2 युद्ध होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। बट दूसरा युद्ध होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है, उसको वो मार देता है, ठीक है, उसकी हत्या कर देता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की। और 1192 में ये दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, और 1193 में ये बनाता है दिल्ली को अपनी राजधानी, और मुस्लिम शासन की स्थापना करता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने। इसका उद्देश्य यही था कि धन लूटना और भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी मत का संस्थापक किसे कहा जाता है? ठीक है, मुस्लिम शासन की स्थापना की मोहम्मद गौरी ने। अब सूफी मत की का संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी, मुइनुद्दीन चिश्ती या कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इन्होंने कब की थी? 1192 में। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी तराइन का युद्ध जीता है और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करता है। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती जो होते हैं ये मोहम्मद गौरी के साथ ही आए होते हैं। ठीक है, तो ये भारत में सूफी मत की स्थापना करते हैं। ठीक है, और जो मुइनुद्दीन चिश्ती है ये अजमेर में कॉटेज बनाकर रहता है। ठीक है, और यहीं पर इसकी मृत्यु होती है और इनकी कब्र पर ही दरगाह बनती है। ठीक है, कौन सी दरगाह है? अजमेर शरीफ, दरगाह अजमेर शरीफ। ठीक है, तो ये जो है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर बनी है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था? ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने 5 नाम दिए हैं, तो इनमें से 5 में से 4 जो हैं वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। फिरदौसी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुआचा या फिर बख्तियार खिलजी। यलदौज बोल लीजिए या एलदौज बोल लीजिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं है। अच्छा, बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुआचा और बख्तियार खिलजी ये चारों मोहम्मद गौरी के खास गुलाम होते हैं। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उसका गुलाम भी है और दामाद भी है। ठीक है, और 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसको मोहम्मद गौरी अपना सेना प्रमुख बनाता है। राइट, और जब चंदावर का युद्ध होता है 1193 में। ठीक है, इसके बाद चंदावर के युद्ध के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। ठीक है, मतलब अगला शासक बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, मस्जिद का नाम है ये कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम। तो इसका निर्माण किसने करवाया? ठीक है, यलदौज ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुआचा ने या फिर बख्तियार खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाता है तो और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना शासन सौंप के जाता है। ठीक है, भारत का जो भी शासन था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके जाने के बाद 2 मस्जिदों का निर्माण करवाता है। कौन कौन सी? एक तो है कुव्वत उल इस्लाम, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, और एक बनवाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे है 2.5 दिन का झोंपड़ा, निर्माण किसने करवाया? ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2.5 दिन में इसको तैयार किया गया था बनाकर। ठीक है, और बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु कौन था? काजी फखरुद्दीन अब्दुल या मोहम्मद गौरी या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। एक बख्तियार खिलजी भी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, एग्ज़ाम में ऑप्शन आपको मिलते जुलते ही मिलेंगे। ठीक है, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अल काकी से याद रखना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु कौन था? एक तो कुतुबुद्दीन आएगा उनके नाम में। ठीक है, और दूसरा अल काकी। राइट, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो अपने गुरु के नाम पे कुतुब मीनार की नींव रखता है, मतलब इनके नाम पे कुतुब मीनार बनवाता है, कुतुब मीनार। ठीक है, तो किसने बनवाई थी ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव रखी थी कब? 1199 में। ठीक है, नींव तो रखी थी बट इसका कार्य जो कंप्लीट करवाया वो करवाया था वो 1206 में हुआ। ठीक है, किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अलग अलग लोगों ने इस पे अलग अलग टाइम पे काम करवाया है। राइट, तो बनवाई किसने है? कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। राइट,
1199 में काम स्टार्ट किया था और इसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने 1206 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी की मृत्यु के बाद, गौरी इन द मतलब है मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कितने भागों में बंटा? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 1 भागों में? 1 भागों का मतलब है कि किसी एक ने ही संभाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 भागों में, ठीक है। कैसे कैसे बंटा इसका, ठीक है। जो दिल्ली की सल्तनत है वो तो ऐबक ने संभाला, ठीक है, ऐबक के हिस्से में आया वो, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और जो गजनी का साम्राज्य था, गजनी जहाँ का ये शासक था, एक्चुअल शासक था वहाँ का, ये है यलदौज या एलदौज, ठीक है, यलदौज ने संभाला वो। और जो काबुल और कांधार, ठीक है, कांधार जो है ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो काबुल और कांधार को संभाला था कुआचा ने। तो ये 3 हिस्सों में बंटा, ठीक है, दिल्ली, गजनी और काबुल और कांधार, ठीक है। दिल्ली का शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक और गजनी का बना यलदौज और काबुल और कांधार का बना कुआचा, ठीक है। होता क्या है कि 1205 में मोहम्मद गौरी जो है वो भारत आता है, ठीक है। 1 साल तक भारत में रुकता है, 1206 में वो वापस जाता है और वापस लौटते टाइम कश्मीर में इसका संघर्ष होता है खोखर जाटों से, ठीक है। जाटों की ऐसा बोल सकते हैं आप, कोई जाति होगी, ठीक है, खोखर जाट। तो खोखर जाटों के साथ इसका संघर्ष होता है, संघर्ष मतलब युद्ध होता है, ठीक है। और वो घायल हो जाता है उस संघर्ष में, ठीक है। कौन घायल होता है? मोहम्मद गौरी। और घायल अवस्था में वो गजनी वापस लौट जाता है, ठीक है। गजनी पहुंचता है वो 1206 में, ठीक है। और घायल होता है तो बीमार रहने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में, ठीक है। उसके बाद इसके साम्राज्य का विभाजन होता है 3 भागों में, दिल्ली, गजनी और काबुल एवं कांधार, ठीक है। दिल्ली का शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक, गजनी का बना यलदौज और काबुल कांधार का बना क्वाचा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? सुबुक्तगीन है, मोहम्मद गजनबी है, या मोहम्मद नहीं, महमूद गजनबी होगा, या फिर मोहम्मद गौरी है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का। तो ये यहाँ पर स्थापना करता है अपने वंश की। जब गौरी वापस जाता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रॉमिस लेता है कि वो मुस्लिम धर्म को यहाँ पे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल की बात करें तो 1206 में शासक बना था ये, और 1210 तक रहता है, ठीक है। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, 4 साल का है, ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इनिशियली ये होता है कुतुबी वंश का तुर्क होता है ये, ठीक है, कुतुबी वंश का तुर्क, ओके। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाता है लाहौर को, ठीक है। अच्छा, जो इसका गुलाम वंश है, ठीक है, गुलाम वंश को के 2 और नाम है, कौन कौन से हैं? मामलूक वंश और दूसरा है इलबारी। अच्छा, मामलूक का अर्थ क्या होता है? मामलूक का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए गुलाम। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ये बचपन में स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसको बाद में कोई खरीदेगा, उसके बाद कोई और खरीदेगा, ठीक है, तो बाद में गुलाम बनता है। बट इसके माता पिता जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र माता पिता के स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए गुलाम, ठीक है। मामलूक का अर्थ ये है। तो गुलाम वंश के दोनों नाम है, मामलूक और इलबारी। अच्छा, ऐबक का अर्थ क्या होता है? गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता ने लाख बख्श की उपाधि किसे दी? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा बोल देते हैं कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, ठीक है।
यलदौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो लाहौर की जनता ने इसको ये उपाधि दी थी लाख बख्श की, राइट। क्योंकि इसने जब ये शासक बनता है तो इसने लाखों रुपए या मुद्राएं जो है वो बांट दी थी, ठीक है, दान करी थी। तो इसकी वजह से इसको लाख बख्श बोलते हैं, इसने लाखों दान किए हैं। ठीक है, अच्छा, इसने 2 उपाधियां और धारण करी थी। ये तो लोगों ने दी थी, बट इसने और भी लोगों ने दी हैं, बट 2 उपाधियां और हैं। एक तो इसको एक और उपाधि थी कुरान खां। कुरान खां इसलिए थी क्योंकि जब ये छोटा होता है तो उसको बचपन से ही इसको कुरान जो थी वो कंठस्थ याद थी। ठीक है, और एक और थी पील बख्श। पील बख्श इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसने हाथी दान किए थे। ठीक है, कुरान खां इसलिए क्योंकि इसको कुरान कंठस्थ थी। लाख बख्श इसलिए क्योंकि इसने लाखों दान किए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुआचा को, यलदौज को, या फिर इल्तुतमिश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का एकमात्र शासक जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा कौन था? ठीक है, मोहम्मद गजनबी, सॉरी यहाँ पे महमूद होगा, महमूद गजनबी, या मोहम्मद गौरी, या इल्तुतमिश, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक था, ये कभी सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठता है। ठीक है, जो एक राजा के लिए, सुल्तान के लिए जिसकी स्पेशल चेयर होती है, ठीक है, उस पर ये कभी नहीं बैठा। ठीक है, और ये हमेशा सेनापति की गद्दी पर बैठा। अच्छा, इसको एक उपाधि दी गई थी सिपाहा सालार, क्योंकि ये सिपाही बनकर या सेनापति बनकर ही जीता है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, इसके बाद जो भी आएंगे वो सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई? ठीक है, पोलो एक गेम है। ठीक है, तो पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई? सुबुक्तगीन की, मोहम्मद गजनबी की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर में 1210 में, ठीक है, पोलो खेल रहा था, और पोलो खेलते खेलते ये घोड़े से नीचे गिर जाता है। ठीक है, और इसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसके बचपन का मैंने ये बताना मैं भूल गई कि इसको ये गुलाम कैसे बनता है। ठीक है, इसको इसके बचपन में नैशापुर एक जगह है तुर्किस्तान में, ठीक है, या टर्की में। ठीक है, नैशापुर एक जगह है, तो नैशापुर में इसको फिर से लिखते हैं नैशापुर। ठीक है, नैशापुर में काजी फखरुद्दीन अब्दुल, ठीक है, व्यक्ति है ये काजी फखरुद्दीन अब्दुल, ये खरीद लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक छोटा था, और ये इसको ट्रेन करता है, मतलब तलवारबाजी सिखाता है, घुड़सवारी सिखाता है। ठीक है, इसको ट्रेन करता है और इसको ले जाता है फिर गजनी जहाँ का शासक था मोहम्मद गौरी, राइट। वहाँ पे मोहम्मद गौरी से प्रसन्न होता है इसको देख के, ठीक है, इसकी कलाएं देख के, और मोहम्मद गौरी इसको खरीद लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मोहम्मद गौरी का गुलाम बनता है फिर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? बलबन, इल्तुतमिश, आराम शाह, या चंगेज़ खां? ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि इल्तुतमिश होगा, बट इल्तुतमिश नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह। ठीक है, जो आराम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कज़न होता है। ठीक है, कज़न ब्रदर होता है इसका, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। बट ये शासक बनता है कुछ महीनों के लिए, फिर होता क्या है कि 1211 में एक युद्ध होता है। ठीक है, जूढ़ का युद्ध।
जूड़ का युद्ध होता है इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में, ठीक है। इल्तुतमिश जीत जाता है, आराम शाह हार जाता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश आराम शाह से गद्दी छीन लेता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए बना था, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना था आराम शाह, ठीक है। उसके बाद फिर इल्तुतमिश बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बाबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसका शासनकाल क्या रहा है? 1211 से लेके 1236 तक, ठीक है। ये इल्तुतमिश जो भारत का प्रथम सुल्तान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रथम सुल्तान कहा जाता है इल्तुतमिश को, राइट। और 1229 में 1229 में जो अब्बासी खलीफा थे, ठीक है, या बगदाद के खलीफा हैं, ठीक है, अब्बासी या बगदाद के खलीफाओं ने इसको सुल्तान की उपाधि दी थी। खलीफाओं ने, ठीक है, कब दी थी? 1229 में, ठीक है। तो इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि लीगली इसको मिल गई थी उपाधि, ठीक है, सुल्तान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? फर्स्ट और सेकंड युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम है राय पिथौरा, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीतता है। अब तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदौज के बीच में, या फिर इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में, या फिर आराम शाह और एलदौज के बीच में, या फिर इल्तुतमिश और एलदौज के बीच में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश और यलदौज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस युद्ध में इल्तुतमिश की जीत होती है और यलदौज हारता है, ठीक है। और जब ये हारता है तो ये गजनी लौट जाता है। एक्चुअली इसकी पहले से नज़र रहती है कि इसको दिल्ली की गद्दी चाहिए होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फिर युद्ध होता है तराइन का तीसरा युद्ध, फिर यलदौज हारता है तो फिर ये वापस गजनी लौट जाता है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खां का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1166 में, 1176 में, 1199 में, या फिर 1221 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1221 में, ठीक है। अच्छा, चंगेज़ खान का एक्चुअल नेम क्या था? वास्तविक नाम क्या था इसका? तैमूजिन, ठीक है, तैमूजिन नाम होता है। और चंगेज़ खान को एशिया का सबसे क्रूर शासक बोलते हैं, ठीक है। एशिया का सबसे क्रूर शासक कौन था? तो चंगेज़ खान था। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा और कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको याद नहीं है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।